तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप, हम, ठीक है, जितने भी जानवर हैं, पंछी हैं, बर्ड्स हैं, आपके आसपास प्लांट्स हैं, सभी को फूड चाहिए। इनको फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड से इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? इनको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी एज दे प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हमारी बॉडी में जो रिपेयर होनी चाहिए उस रिपेयर के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा है कि जो फूड है इसमें क्या है कि प्लांट्स जो हैं दे कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स कैन नॉट। तो प्लांट्स जो हैं वो तो सिंथेसाइज कर लेंगे, अपना फूड खुद बना लेंगे, ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो हैं जैसे ह्यूमन है उसको क्या करना पड़ता है? अपनी फूड नीड्स के लिए उनको एनिमल्स जो प्लांट्स हैं उनको खाना पड़ता है, या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाना पड़ता है, या उन एनिमल्स को खाना पड़ता है जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो बीइंग है, जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, सिर्फ प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर लिया हमने कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हैं? वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं उसमें वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और यहाँ पर हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का मीनिंग भी क्लियर होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या रहेगी? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करते हुए। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मीनिंग खुद की नरिशमेंट खुद करना, खुद अपना फूड बनाना। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि all green plants are called autotrophs or autotrophic organism because they can prepare their own food by using raw material that is water, carbon dioxide and minerals present in their surrounding। तो क्या होता है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेंगे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स जो उनको आसपास से मिल जाते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग सबसे पहले बात हमें क्लियर होगी कि सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए ये आपको याद रखना है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। उसके बाद आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो इसमें क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड क्या करता है? गेन करता है, फूड प्राप्त करता है, फूड लेता है कहीं से, ठीक है। वो कहाँ से लेता है? दैट इज़ प्लांट से प्रिपेयर्ड फूड जो है वहाँ उसको वो खाएगा या उसको वो यूज़ करेगा। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, तो उनको हम हेटरोट्रॉप्स कह देते हैं, ठीक है। हेटरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, मीनिंग दूसरों से नरिशमेंट लेने वाले। देयरफॉर आर एनिमल्स आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज they cannot prepare their food for themselves by using raw material and they are dependent on plants for their food needs। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को हम हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और उनको वो क्या करते हैं, अगर हम उनको रॉ मटेरियल दे दें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या मिनरल्स, तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसके ऊपर? प्लांट्स से। आप कहेंगे कि ठीक है कुछ अब शेर तो है वो तो प्लांट्स खाता नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? वो डिपेंडेंट है बाकी के ऑर्गेनिज्म जो जंगल में होते हैं। तो वो जंगल से जितने ऑर्गेनिज्म उनको खा रहा है, लेकिन वो जो जंगल में जैसे डियर को खा रहा है या खरगोश को खा रहा है, लेकिन खरगोश और डियर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो घास के ऊपर। घास डायरेक्टली फूड कहाँ से बना रहा है? दैट इज ऑटोट्रॉपिक। तो ये हमें एक बात क्लियर होगी कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? प्लांट से फूड प्रिपेयर खाते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है? अब फोटोसिंथेसिस मैंने क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में कि ये फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बिकॉज फूड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक बात याद रखिएगा कि लीव जो है हमारे जितने भी कोई भी प्लांट होता है उसके जो लीव्स होते हैं उसको हम फूड फैक्ट्री कह देते हैं। क्यों कहते हैं हम फूड फैक्ट्री? क्योंकि प्लांट में जो लीव्स होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस से क्या होती है? फूड की प्रोडक्शन होती है। सो ऑल द रॉ मटेरियल दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स मस्ट रीच द लीफ। तो अब ये बात तो क्लियर होगी कि फूड फैक्ट्री कहाँ पर है? दैट इज लीफ में। तो जहाँ पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? कहाँ, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल जो है क्या होगा? वो लीफ तक पहुँचाया जाएगा या लीफ तक पहुँच जाएगा।
अब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की और मिनरल्स की। वाटर और मिनरल कहाँ से आएंगे? रूट्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई पौधा तो उखाड़ कर देखा होगा। जैसे आप पौधे को उखाड़ते हो, प्लांट को उखाड़ते हो, तो आप देखते हो कि उसके जो डाउन पोर्शन में रूट्स होती हैं, तो रूट से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसी के साथ क्या करता है, साथ साथ में मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स एंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो इसके अंदर जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम जाइलम कह देते हैं। ठीक है, ये आपकी सीनियर क्लासेस में आएगा। तो जाइलम टिश्यू रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, XYLEM स्पेलिंग है उनके। तो ये क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यूस पाइप्स होती हैं छोटी छोटी पतली पतली, तो उनकी तरह जो है बिल्कुल पैरेलल रन करते हैं और स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, रूट्स के अंदर ये टिश्यू रहते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर को रूट से लेकर हर पार्ट जो है प्लांट का वहाँ तक इसको पहुँचा देते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो धीरे धीरे ऐसे हर पार्ट जो होता है प्लांट का, जैसे लीफ हो गया, वहाँ तक ये क्या करते हैं, पानी को पहुँचा देते हैं। अब उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? वो हवा से आएगी। आपको पता है कि हवा में अलग अलग गैसेस हैं, नो डाउट वहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर आल्सो देयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रहेगी। तो क्या होता है कि जो लीफ होते हैं उसके अंदर जो है ना, उसकी सरफेस के ऊपर बिल्कुल स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स नहीं मैं बोलूँगा, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्स। तो उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमा और स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्लांट के अंदर चली जाती है। तो ये आपने याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड एज द स्टोमेटा एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स इनको घेरे रहते हैं। गार्ड सेल का क्या काम है? गार्ड मीनिंग प्रोटेक्शन। तो इन स्टोमेटा के पोर्स की प्रोटेक्शन कौन करते हैं? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जैसे ही चाहते हैं तो गार्ड सेल के कारण ही, जैसे गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। ठीक है, गार्ड का क्या काम है? गेट की ओपन करना, गेट को क्लोज करना, है ना। तो गेट को ओपन क्लोज करते हैं और उसको गार्ड करने हैं। तो यही काम जो है गार्ड सेल्स का रहेगा। अब इसमें हम देखेंगे, ये रहा हमारे पास एक ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब प्लांट को क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उसको सनलाइट। अब सनलाइट जो है वो कहाँ से मिलेगी? सूरज से। ठीक है, सनलाइट मिल गई इसको, लीफ के ऊपर पड़ रही है, राइट। ये है हमारी फूड फैक्ट्री, दैट इज अ लीफ। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करेगी? वो यहाँ पर पोर्स होंगे लीफ की सरफेस के ऊपर और वहाँ से एंटर कर जाएगी। और इन्हीं पोर्स के से क्या होगा, जो ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, उन्हीं पोर्स से ये ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एरो एक अंदर को आ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है और एरो से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहा है प्लांट। और प्लांट का ग्रीन, जो आपने देखा होगा लीव्स जो है ना, उनका कलर ग्रीन होता है। तो लीव्स का कलर जो है, हर एक लीफ को, किसी भी लीफ को पकड़ के देखिए, उसका कलर ग्रीन है। तो वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि प्लांट के अंदर क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, क्लोरोफिल भी होता है लीफ के अंदर। और वाटर कहाँ से आ रहा है? वाटर और मिनरल्स, ये रही रूट्स, रूट्स से ये एब्जॉर्ब होगा। तो ये हमें क्लियर हो गया कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, लेकिन जाएगा कहाँ पर? ये जो हमारे पास फूड फैक्ट्री है प्लांट की, दैट इज़ अ लीफ। अब इससे आगे हम चलते हैं कि स्टोमेटा क्या है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लीफ की अपर सरफेस या लोअर सरफेस को अगर आप पील आउट करोगे तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे रख के, तो आपको ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, इसका एक पोर, ये देखिए, ये अलग अलग छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, बिल्कुल स्मॉल टाइनी जो है पोर्स दिखाई देंगे। अब ये जो स्मॉल पोर्स हैं, राइट, इन पोर्स को मैंने यहाँ पर एनलार्ज किया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे पास एक स्टोमेटा आ रहा है। ठीक है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और ये जो साइड पे आपको दिखाई दे रहा है बीन शेप्ड, ये गार्ड सेल है हमारे पास। ठीक है, तो ये गार्ड सेल जो है, ये वाली ऑरफिस जो है हमारे पास दिखाई दे रही है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। इसको ये क्लोज भी कर देते हैं और इसको ये ओपन भी करते हैं। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमारे पास स्टोमेटा की, वो कौन करता है? गार्ड सेल। अगर आप और इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो ये हमारे पास एक और ग्राफिक्स है। ठीक है, अगर हम किसी प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन, जो लीफ है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडल सेक्शन एलएस काट कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये देखिए, आपको स्टोमेटा वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, ये स्टोमेटा जो है, ये साइड व्यू हमें उसका दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है हर प्लांट में स्टोमेटा आपको तभी दिखाई देंगे जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स में आगे, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो क्लोरोफिल का क्या काम रहेगा? आपको सभी चीज़ों के काम धीरे धीरे याद रखने हैं। क्लोरोफिल का क्या काम है कि उसने एनर्जी को कैप्चर करना है, सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को उसने कैप्चर करना है। अब ये एनर्जी कैप्चर कर ली तो प्लांट क्या करेगा? उस एनर्जी का क्या यूज़ है इस एनर्जी की? तो इस एनर्जी को, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए इस एनर्जी को, जो सनलाइट से
लीफ ने इकट्ठी की है उसको वो फूड बनाने के लिए यूज़ करेगा। बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ये सारे का सारा प्रोसेस जो है फूड बनाने का प्रोसेस जो है प्लांट का, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? ये हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट को क्या बोलेंगे हम? दैट इज़ लाइट को बोलते हैं फोटो, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना, कंबाइन करना, बनाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ को बनाना। सो we conclude that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि क्लोरोफिल चाहिए हमें किसी भी प्लांट को, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब ये सारे की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। अगर इसमें से एक चीज़ भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इसका मतलब सोलर एनर्जी को असल में हम देखें तो असल में क्या है? सन से ही हमें एनर्जी मिली ना। सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लांट ने अपने फूड में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी कहाँ से आई? सन से मिली। अब मान लीजिए उस प्लांट को हमने खा लिया, ठीक है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आई? प्लांट से। प्लांट में एनर्जी कहाँ से आई थी? सन से। तो दिस मीन्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई कहता है कि मैं जो है सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ एनर्जी के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली we all animals are dependent on sun for our energy needs. Why? Because plants are getting energy from the sun. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम फोटोसिंथेसिस को और थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज द क्लोरोफिल। तो ये हमें पता है कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो ये कैप्चर करेगा एनर्जी को, ठीक है। तो उसके बाद यही एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हुए किस में यूज़ होगी? कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या? फूड। फूड किसने बनाया? प्लांट्स ने। किसके लिए बनाया? अपने लिए। हमारे लिए नहीं बनाया उन्होंने अपने लिए बनाया। बाद में हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ये सेपरेट इशू है। अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त जो हैं, मेरे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स, वो इसको याद रखेंगे। बेटा ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने बोला रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल ये हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया मेरा वाटर, ठीक है। दो रॉ मटेरियल मिल गए आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसकी प्रेजेंस में मिले? सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट कहाँ से आई? सूरज से, सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल ने इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। इन दोनों को मिक्स करने पर हमारे पास बना कार्बोहाइड्रेट और साथ में बन गया हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी हमें ज़रूरी चाहिए और ये ऑक्सीजन भी हमें ज़रूरी चाहिए। अब देखिए फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ अर्थ के ऊपर हो रहा है अभी तक। टिल नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड इट इज़ हैपनिंग ऑन द अर्थ, और यही है लाइफ जो हमारे यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है उसका बेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो सोलर एनर्जी को कैप्चर किया प्लांट ने उसको कैप्चर किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको फूड में कन्वर्ट कर दिया। फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यह हमें क्लियर हो गया। दस वी कंक्लूड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो जाता है कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि एवरी बॉडी, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज गेटिंग इट्स एनर्जी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सन। तो सन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस या सन जो है दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस प्लांट हड़ताल पे चले जाए, प्लांट बोले हम नहीं करते फोटोसिंथेसिस, तो फिर क्या होगा? फिर उस केस में क्या होगा कि देयर वुड बी not be any food. The survival of almost all the living organism directly or indirectly depends on the food made by the plants. अब प्लांट्स के ऊपर फूड के नीड्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं, तो क्या होगा? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है प्लांट्स अगर हड़ताल कर देते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड विद फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, फूड भी नहीं मिलेगा। ये दो बेसिक नीड्स हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए। तो ना ऑक्सीजन मिलेगी ना फूड मिलेगा, तो इससे क्या है? ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को बेटा करने से पहले मैं आपको ना एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ। एक हमारे पास लेबोरेटरी रीजेंट है जिसको हम कहते हैं आयोडीन, ठीक है। ये मेरे पास आयोडीन का सैंपल है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये हमारे पास थोड़ी सी येलोइश ब्राउन कलर जो है हमारे पास है, ठीक है। आयोडीन की एक बहुत खासियत है कि आयोडीन का ये जो कलर है ना हमारे पास, ठीक है, ये ऑरेंज ब्राउन सा कलर है, ठीक है। अगर हम इसको कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के ऊपर डालें तो इसका कलर ना ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, ये देखो, ठीक है।
तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। ये आपको क्लियर हो गया, राइट। अब इसका मतलब है, मान लीजिए आपको मैंने थोड़े से चावल पकाकर मैश करके दिए, तो आपने उसके ऊपर ये वाला आयोडीन डाला मान लो, ठीक है, ये वाला, तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। मान लीजिए आपको मैंने बोला कि एक पोटैटो लीजिए, पोटैटो को मैश करिए, मैश करने के बाद उसमें ये वाली आयोडीन डाली, तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट कलर विल चेंज टू ब्लू ब्लैक। अब ये देखिए हमें ये तो क्लियर हो गया है ना, लेकिन ये मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो बेटा लॉजिक ये है कि हमने कंफर्म करना है कि, अब देखिए मैंने आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि कहीं पर भी फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस के साथ यहाँ पर अभी मैंने इक्वेशन करवाई थी आपको, ये देखिए बड़े ध्यान से, क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीनिंग स्टार्च, ठीक है, या ग्लूकोज भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास है कि हमें कंफर्म कैसे हुआ कि कहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। हमें कंफर्म तभी होगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है अगर वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे किससे, आयोडीन से। आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, ठीक है, गमले में लगे हुए कोई 2 प्लांट ले लीजिए। एक प्लांट को आपने ब्लैक बॉक्स के अंदर जहाँ किसी ऐसे रूम में रखना जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, देयर मस्ट बी डार्क इन दैट रूम, ठीक है। तो 72 आवर्स के लिए आप उसको वहाँ पर रखा रहने दीजिए, ठीक है। और एक प्लांट जो है उसको आपने लाइट में रखना है 72 आवर्स के लिए। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने कलर भी वैसा यूज़ किया है, देखिए अब लीव ऑफ द प्लांट केप्ट इन डार्क, ठीक है। अब जिस प्लांट को आपने डार्क में रखा था उसके ऊपर येलो ऑरेंज कलर की आप आयोडीन डालोगे, तो उसका कलर, नो चेंज इन येलो ऑरेंज कलर ऑफ द आयोडीन बिकॉज देर इज़ नो स्टार्च फॉर्मेशन एज देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। तो क्योंकि हमने उसको अंधेरे में रखा था, राइट, तो अंधेरे में रखे होने के कारण मैंने आपको बताया क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, ये तो चाहिए था। अब सनलाइट मिली नहीं उसको, ठीक है, 3 दिन तो हमने उसको रखा उसको 72 आवर्स के लिए अंधेरे में, तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वहाँ पर स्टार्च भी नहीं बना, कार्बोहाइड्रेट बना ही नहीं। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं बना वहाँ पर, तो इसका मीनिंग जब हम उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे तो वहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ बेटा। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है कि मान लीजिए हमने दूसरा प्लांट पकड़ लिया जिसको हमने धूप में रखा था, अब उसको तो सब कुछ मिल रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, उसको वाटर भी मिल रहा है, उसको सनलाइट भी मिल रही है। तो उसका एक लीफ पकड़ा हमने, ठीक है, उसके ऊपर हमने येलो ऑरेंज कलर का आयोडीन डाला। जैसे हम येलो ऑरेंज कलर का आयोडीन डालेंगे, हम देखेंगे कि येलो ऑरेंज कलर जो है उसका कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लूइश किया, इससे भी थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा था, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होने से हमने वहाँ पर टेस्ट किया और हमें टेस्ट पॉजिटिव आया, वहाँ पर कलर चेंज हुआ, तो हमें क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट बना है यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास